लेवाना होटल अग्निकांड का हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान दिया है। कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। अफसरों की मिली भगत के बिना अवैध निर्माण संभव नहीं है, कोर्ट का ये कहना है। इस अवैध निर्माण के लिए केवल बिल्डर को दंडित करना पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की अब अगली सुनवाई पर एलडीए वीसी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते हैं, लेवाना होटल अग्निकांड जिसमें 4 बेकसूरों की जान चली गई और इस मामले में लगातार जांच जारी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही साथ कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है कि अफसरों की मिलीभगत के बिना अवैध निर्माण संभव नहीं है। इस मामले में केवल बिल्डर को दंडित करना पर्याप्त नहीं होगा, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन की ओर से भी ये बात पहले कही गई थी और अब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये टिप्पणी की है। इस अवैध निर्माण के लिए केवल बिल्डर को दंडित नहीं बल्कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेवाना अग्निकांड पर हाईकोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है, एक एक पॉइंट के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट जो कहा गया है कोर्ट की तरफ से, अफसरों की मिलीभगत के बिना अवैध निर्माण संभव नहीं है। दूसरा जो पॉइंटर है, अवैध निर्माण के लिए सिर्फ बिल्डर को सजा देना काफी नहीं होगा, अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फायर एग्जिट न होने के बावजूद होटल का संचालन आखिर कैसे, ये एक बड़ा सवाल है जो कोर्ट ने उठाया है। एलडीसी बताए कि इमारतों को गैर कानूनी तरीके से कैसे बनाया गया। एनओसी ऐसे कितने भवन जहां पर व्यवसायिक कार्य हो रहा है, कितने भवन ऐसे हैं जहां एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती है। ऐसी घटनाओं के बाद ही सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। हादसा धुंधला पड़ने पर अभियान ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये तमाम बातें कोर्ट की ओर से कही गई हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के हादसे, इस तरीके की घटना सामने आती है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है, सीलिंग की कार्रवाई होती है और जैसे ही लोग घटना को भूलते हैं, धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाती जैसे कि इस तरीके के बड़े अग्निकांड में होनी चाहिए। वहीं हमीरपुर पुलिस ने अवैध असला पर अनोखी कार्रवाई की है। पकड़े गए अवैध हथियारों को सड़क पर रखकर रोलर चलाया गया। भारी भरकम रोलर से 250 असलों को नष्ट किया गया। पुलिस लाइन में ये कार्रवाई की गई है। देखिए, अवैध असलाओं पर रोलर का एक्शन जारी है। भारी भरकम रोलर से 250 असलों को नष्ट किया गया है। पुलिस लाइन में ये कार्रवाई हुई है। ये जो अवैध असला थे उन पर यह अनोखी कार्रवाई, पकड़े गए अवैध हथियारों को सड़क पर रखकर उनके ऊपर रोलर चलाया गया है। और अब आपको दिखाते हैं पीलीभीत में नगर पालिका की लापरवाही की खबर, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। दरअसल यहां एक अर्ध निर्मित नाले की पुलिया टूटी हुई है, जिसमें स्कूटी सवार एक महिला जा गिरी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि लोगों ने महिला को बाहर निकाल लिया। घायल हालत में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। देखिए, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। लापरवाही से किस तरीके से महिला गिरी है और महिला का रेस्क्यू किया गया है। मिशन 2024 के तहत पूर्वांचल की सीटें जीतने के प्लान के मद्देनजर सीएम योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वाराणसी से जौनपुर, गाजीपुर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी जानेंगे सीएम। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो 2 दिन का वाराणसी दौरा और इस 2 दिन में गाजीपुर, इसके अलावा जौनपुर और वाराणसी, जहां पहले से योगी आदित्यनाथ थे जो कि अब रवाना हो चुके हैं। विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक भी होगी। मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा। योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट भी सीएम जानेंगे। नगर निकाय चुनाव के तहत भाजपा की क्षेत्रवार बैठकों का आज तीसरा दिन है, जिसके चलते आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक करेंगे। इसके बाद लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे। वहीं संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी आज गोरखपुर क्षेत्र की बैठक कर पूर्वांचल में भाजपा की जीत का खाका तैयार करेंगे। इसके बाद पहली बार भाजपा चुनाव संयोजक की नियुक्ति करेंगे, जिसके लिए 11 और 12 सितंबर को जिला स्तर पर बैठकें होंगी। तो वहीं 14 और 15 सितंबर को मंडल स्तर की बैठकें कर सभी नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव संयोजक नियुक्त किए जाएंगे। पहली बार भाजपा निकाय चुनाव के लिए चुनाव संयोजक नियुक्त करेगी।
अब आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल आनंद गिरी चित्रकूट जेल में बंद है, जबकि कल 10 सितंबर को दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की पहली बरसी है। ऐसे में कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। करीब 3:45 बजे कोर्ट का फैसला आएगा, जो कि बुधवार को ही सुरक्षित रख लिया गया था। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। अदालत का फैसला शाम 3:45 बजे आएगा। जस्टिस संजय कुमार सिंह से यह फैसला सुनाया जाएगा। तकरीबन 9 महीने तक चली सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। महंत नरेंद्र गिरी की शव संदिग्ध हालत में पिछले साल 20 सितंबर को प्रयागराज के बाघंबरी गद्दी मठ में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। इस पूरे मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को आरोपी बनाया गया था। खुद महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आनंद गिरी समेत 3 लोगों के नाम का जिक्र था। घटना के कुछ देर बाद ही आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर प्रयागराज लाया गया था। 22 सितंबर 2021 से आनंद गिरी जेल में बंद है और इसी साल 18 अगस्त को उन्हें प्रयागराज से चित्रकूट जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। बहरहाल तकरीबन 9 महीने तक चली सुनवाई में सभी पक्षों ने अपनी तरफ से जोरदार बहस की है। आनंद गिरी की तरफ से जहां बचाव में दलील पेश की गई है, वहीं जो एफआईआर करता थे महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य स्वामी अमर गिरी और पवन महाराज, उन्होंने अपनी एफआईआर वापस लेने की बात कही थी। इसके साथ साथ सीबीआई और यूपी सरकार ने आनंद गिरी की इस जमानत अर्जी का विरोध किया था। कल महंत नरेंद्र गिरी की पहली बरसी है, जिसमें देश भर से जो राजनेता हैं, साधु संत समेत तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जुटेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि महंत नरेंद्र गिरी की बरसी के मौके पर मुख्य आरोपी आनंद गिरी को बेल मिल जाती है या फिर उन्हें कुछ दिन और जेल में ही रहना होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं फर्रुखाबाद में पुलिस लाइन के पीछे झाड़ियों से 35 वर्ष के एक शख्स मिला है। हत्या की गई है, उसकी चाकू मारकर हत्या की गई है। शव की पहचान कर ली गई है। युवक कपिल थाना क्षेत्र के पुरौरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो रोडवेज में बस चलाता था। घटनास्थल से पुलिस को ब्लूटूथ ईयरफोन और क्राफ्टिंग चाकू का हैंडल मिला है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य जुटा रही है। तो युवक की हत्या का मामला सामने आया है। रोडवेज में 3 तालाब के पास एक शव पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के उपरांत जब शव को देखा गया तो शव को कुत्तों के द्वारा काफी क्षति पहुंचाई गई है। बड़ी खबर की करेंगे। दिल्ली के आजाद मार्केट में एक बिल्डिंग गिर गई है। मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के आजाद मार्केट में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है। 3 घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आजाद मार्केट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक बिल्डिंग गिर गई है और 6 से 7 लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी भी सामने आ रही है, जिसमें कि 3 लोग जो घायल अवस्था में हैं अस्पताल, जिन्हें पहुंचा दिया गया है। मौके पर राहत बचाव का काम भी चल रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत कंजेस्टेड इलाका है। ऐसे में जब बिल्डिंग वहां पर गिरी होगी तो आसपास अफरा तफरी की स्थिति है। कितने भीषण तरीके से बिल्डिंग गिरी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 3 से ये पूरी जमीन से तोड़ के पूरी 4 मंजिल बन गई थी। छत डल रही थी। जैन केबल, अजय केबल। तो इस तरह से ये जानकारी जो है बगल में दुकान करते हैं और इन्होंने ये जानकारी बताई। अच्छा, ये देखिए जो आसपास रहने वाले लोग हैं जो मौके पर इस घटना को देखे हैं, वो अपनी आपबीती वहां पर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है। आजाद मार्केट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के आजाद मार्केट में अचानक से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी, जिसमें कि 6 से 7 लोगों के मलबे में दबे होने की खबर सामने आ रही है। 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज उनका चल रहा है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। आसपास आप देख सकते हैं जो इलाके के लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। पुलिस प्रशासन भी वहां मौके पर आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको अब से कुछ ही देर पहले की दिखा रहे हैं। मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की जानकारी सामने आ रही है।
दिल्ली के आजाद मार्केट में अचानक से भरभराकर एक बिल्डिंग गिर जाती है और इस बिल्डिंग के गिरने से 6 से 7 लोग उसमें दब जाते हैं। राहत बचाव का काम अभी लगातार जारी है। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश से पूरा अपडेट लेंगे। अविनाश, फिलहाल क्या अपडेट है? वहां पर कितने लोग दबे हुए हैं, कितनों को अस्पताल पहुंचाया गया, क्या सभी सुरक्षित हैं? जी देखिए, अगर बात करें तो 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो 3 घायल मजदूरों को अब तक निकाला जा चुका है और उनको नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। चूँकि अगर बात करें तो सुबह 8:30 बजे ये वाक़या हुआ, जिसके बाद एक बिल्डिंग गिर गई है, जिसके बाद अगर बात करें तो लगातार फायर ब्रिगेड और जो तमाम सारे राहत कर्मी हैं वो पहुंचे हुए हैं और फिलहाल वहां पे कोशिश ये है कि जो लोग बिल्डिंग में दबे हुए हैं या जिनके घायल होने की सूचना मिल रही है, पहले तत्काल उनको निकाल के अस्पताल तक पहुंचाया जाए। तो फिलहाल वहां राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। 3 गाड़ियां जो दमकल विभाग की है वो भी मौके पर पहुंची हुई हैं और तमाम सारे जो राहत कर्मी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। लगातार लोगों के निकालने का सिलसिला भी वहाँ पे चल रहा है। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लखनऊ से खबर, एलडीए बिना नक्शे और मानकों के बने 300 होटल सील करेगा। सीलिंग के लिए नोटिस तैयार कराने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। सबसे पहले बड़े होटलों को सील किया जाएगा। पहले सीलिंग के लिए करीब 150 भवन चिन्हित हुए थे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। एलडीए बिना नक्शे और मानक के जो होटल्स बने हुए हैं उनको सील करेगा। करीब 300 होटल बताए जा रहे हैं जिन्हें सील किया जाएगा, जबकि पहले करीब 150 होटल्स को चिन्हित किया गया था। सीलिंग के लिए नोटिस तैयार कराने की प्रक्रिया जारी है। सबसे पहले जो बड़े होटल हैं उन्हें सील किया जाएगा। खबर भी लखनऊ से, जहां एलडीए की जमीन पर गैंगस्टर का होटल बनवा दिया। होटल बनकर तैयार और किसी अफसर को जानकारी तक नहीं हुई। बाराबंकी के एसपी के पत्र ने इंजीनियरों की साठगांठ की पोल खोली है, जहां एलडीए वीसी को भेजे पत्र में गैंगस्टर संजय सिंह सिंगला की चर्चा सामने आई है। विजयपुर शहीद पथ किनारे विभूति खंड में होटल बनवाने की बात सामने आई है। एसपी के पत्र के बाद प्राधिकरण ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। होटल बनकर तैयार हो जाता है और अधिकारियों को जानकारी तक नहीं होती। ईशानिका होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है। इस कंपनी में अभियुक्त संजय सिंगला ने 70 लाख का निवेश किया है। एलडीए से नक्शा G+3 पास हुआ, लेकिन निर्माण G+5 हुआ है। बाराबंकी के एसपी ने सिंगला की कई और संपत्तियों की जानकारी दी है। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेश, अब जो ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये अलग ही दिशा की तरफ है। गैंगस्टर का होटल तैयार हो जाता है, अधिकारियों को खबर तक नहीं होती। लापरवाही और दूसरा ये कि एलडीए की जमीन पर ये तैयार हो जाता है, यानी सरकारी जमीन, एलडीए की जमीन यानी सरकारी जमीन वहां पर तैयार हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता। ये एक बड़ी बात है और बिना साठगांठ के संभव भी नहीं है। और ये देखिए पूरा मामला खुला जब बाराबंकी के एसपी ने इस बारे में एलडीए वीसी को पत्र लिखा और उसमें इसकी जानकारी दी है और कहीं ना कहीं इस पत्र ने जो इंजीनियरों की साठगांठ होती है उसकी पोल खोल दी है। अभिलेख जो थे उसके हिसाब से खतरा नंबर 236 जो है वो गाँव की आबादी में दर्ज है, उसमें निर्माण न होकर खतरा संख्या 241 से बनाया गया है, जबकि वो एलडीए की जमीन है। और इस पूरे मामले को लेकर एलडीए अपनी जांच कराने जा रहा है और उसके बाद में बिल्कुल अब जांच होगी तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सामने आता है। शैलेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। मेरठ के एक युवक को पाकिस्तानी कनेक्शन के कारण गिरफ्तार किया गया। युवक का नाम नजर मोहम्मद उर्फ बादशाह है और वह मेरठ के भावनपुर थाना इलाके के कुलीमानपुर गांव का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर इब्राहिम का एक AK-47 के साथ फोटो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक फोटो में इब्राहिम और नजर मोहम्मद साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। नजर मोहम्मद पुत्र सीनू सैफी है। इसके द्वारा एक हिंदू देवता हनुमान जी की फोटो अश्लील तरीके से वायरल की गई थी। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है, पूछताछ किया जा रहा है इसके साथ। साथ ही इसमें कुछ फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जो संज्ञान में आया है, जिसमें इसकी फ़ोटो जो है एक व्यक्ति जिसका नाम इब्राहिम है उसके साथ है और जब सऊदी में रहा है ये 7 साल, वहाँ डंपर चलाता था, तो वहाँ ये इब्राहिम इसका रूम पार्टनर था, 2 साल इसके साथ रहा है। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है, आगे बताने का। यूपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अब तैयार किया जाएगा। भाजपा की गोपनीय टीम रिपोर्ट कार्ड तैयार कराएगी। टीम दिखेगी कौन सांसद जनता के बीच काम कर रहा है। 7 बिंदुओं पर भाजपा अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। इसी आधार पर 2024 में
लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, अब उत्तर प्रदेश में सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। एक गोपनीय टीम भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी, जिसमें कि 7 बिंदु होंगे जिनका ध्यान रखा जाएगा। जनता के बीच कौन सा सांसद काम कर रहा है, कितना काम हुआ है, कितना लोकप्रिय है, ऐसे तमाम 7 बिंदु होंगे जिनके हिसाब से भाजपा अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी और उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आगे 24 के लिए टिकट दिया जाएगा। तो रिपोर्ट कार्ड जितना खास होगा टिकट पर तभी बात बनेगी, ये बात साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि एक गोपनीय रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयार की जाएगी। पूरी जानकारी लेंगे अविनाश से। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर काम किया है तो ही आगे टिकट मिलेगा और अगर काम नहीं किया है तो टिकट फिर से मिलने की उम्मीद सांसद ना करे, ये बात बीजेपी ने साफ कर दी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इसी स्टाइल पे काम करता है। अगर आप देखें 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सारे सांसदों के, विधायकों के सर्वे करवाए थे कि आखिर सांसद और विधायक कितने लोकप्रिय हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो जीतने की स्थिति में है कि नहीं है, जनता के बीच में उनकी कैसी छवि है, इन तमाम सारे पहलुओं पर बीजेपी सर्वे करवाती रहती है। और अभी अगर बात करें तो 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। अगले हफ्ते तमाम सारे जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक होने जा रही है। लिहाजा ऐसे में उसके पहले बीजेपी ने यह तय किया है कि जितने भी उसके सांसद हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी अगर बात करें तो 64 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन 64 सांसदों का काम कैसा है, किस तरीके से जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता है, किस तरीके से उनकी छवि है, क्या अगर उनको रिपीट किया जाता है तो जनता स्वीकार करेगी, उनको चुनाव जिताती है, इन तमाम सारी चीजों को लेकर त्रिस्तरीय सर्वे होगा। यानी कि संघ की भी सर्वे आएगा और इसके साथ साथ संगठन का भी सर्वे आएगा और प्राइवेट एजेंसी का भी सर्वे आएगा। यानी कि 3 सर्वे आएगा भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के पास, जिसके बाद यह तय होगा कि कौन सांसद अगले 2024 के चुनाव में टिकट पाने के योग्य है, कौन सांसद ऐसा है जो लगातार काम कर रहा है, कौन सांसद ऐसा है जिसकी छवि खराब है, जो काम नहीं कर रहा है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ठीक करने की कोशिश करेगी। क्योंकि 2024 के मिशन मोड में है भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा है 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतेगा। तो लिहाजा किस तरीके से 80 में से 80 लोकसभा सीट जीता जाए, इसको लेकर के अब बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल अगर बात करें तो अपना दल के पास 2 सीटें जो की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और ऐसे में अगर पूरी की पूरी सीटें जीतनी है तो एक सांसद जिसको टिकट दिया जाएगा वो बहुत खास चेहरा होना चाहिए, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिसको लेकर सर्वे कराया जाएगा, रिपोर्ट तैयार होगी। शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी देने के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।